ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्रीव कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट. It is also a part of ASRB NET syllabus and also for all students who are in agriculture stream. ओके, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्ट्रीम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि स्पेशली एसआरबी वालों के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें हम लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का नॉलेज देने वाले हैं थ्योरेटिकली। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। ओके, तो कवर करना है, चीजों को देखते रहना है और ध्यान देना है। तो कंप्लीट फोकस रखना है पीपीटी के ऊपर। ओके, जितना भी पूरा कंप्लीटली फोकस आपको पीपीटी के ऊपर रखना है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के इस लेक्चर को, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द ऑल कंडीशंस। इरिगेशन का बेसिक से लेकर के स्ट्रॉन्ग लेवल आज आपका तैयार हो गया यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है? इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। ओके, तो कभी ना कभी तो किसी ना किसी पीरियड से स्टार्ट किया गया होगा, है ना। क्या होता था पहले के जमाने में, हम लोग देखते थे कि जैसे अगर बारिश हो रही तो बारिश से तो एक इरिगेशन पर्पस हो जा रहा था, लेकिन फॉर द क्रॉपिंग सिस्टम फिर हमको एक तरीके से जब चीजों को करना पड़ा, जिसमें हम लोग एक तरीके से जो है पानी का व्यवहार देख रहे थे, है ना, और पानी को किस तरीके से यूज कर रहे थे एग्रीकल्चर में। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग उसकी हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन इन इंडिया में किस तरीके से इरिगेशन आया, उन सारी चीजों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन हैज played a vital role in the development of agriculture and civilization in India. ओके, जो इरिगेशन है वो कृषि और सभ्यता के विकास में अपना अहम योगदान देता है। ओके, एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन में। Here's a timeline and overview of irrigation history from ancient to modern times. यहाँ पर जो है एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक का पूरा कंप्लीट पीरियड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अब वन बाय वन इरिगेशन की चीजें दी हुई है कि किस समय में कौन सा इरिगेशन था। तो वी विल कम ऑन द सबसे पुराना समय है हमारे इंडिया में जो माना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग देखेंगे इरिगेशन का ओरिजिन। तो इरिगेशन जो है बहुत पहले से किया जा रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के जो है इरिगेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब कि आज से 5000 साल पहले की बात की जा रही। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका जो पीरियड था बेटा 2500 से लेकर के 500 BCE बिफोर क्राइस्ट के समय था। इसमें क्या इरिगेशन के हमको एविडेंस क्या मिले? एविडेंस ऑफ एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लाइक इंक्लूडिंग कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स हमको देखने के लिए मिले। जब यहाँ पर खोज की गई तो यहाँ पर देखने के लिए इनको मिला कि वहां पर जो है सबसे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था उस समय, यानी आज से 5 साल पहले भी जो था जल प्रबंधन की प्रणालियों में प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हम लोगों को नहर, कुआं और जलाशय देखने के लिए मिले। ओके, cities like Mohenjo-daro and Harappa had excellent drainage system and water storage facilities. जो cities थी, है ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो cities थी, वहां पर शहरों में उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली और जल भंडारण की व्यवस्था भी थी। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इरिगेशन के लिए जो है इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था और सारी चीजों को कवर भी किया गया था। अर्ली यूज ऑफ ओके inundation canals where flood water from the river like the Indus was diverted to irrigated fields. जो बाढ़ के पानी को खेतों से मोड़ने के लिए प्रारंभिक नहरों का भी उपयोग इस सिविलाइजेशन में किया गया। तो देखिए स्टार्ट कब से हो गया था इरिगेशन प्रैक्टिसेस? तो इरिगेशन प्रैक्टिसेस की अगर ओरिजिन की बात करें तो फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा इरिगेशन स्टार्ट हो गया था। फिर आता है बेटा वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में किस तरीके से इरिगेशन किया जा रहा था? तो ये वैदिक पीरियड का जो टाइम काल था वो 1500 से 600 BC तक का जो पीरियड था, दैट इज कॉल्ड अ वैदिक पीरियड। ओके, आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग जानते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वैदिक पीरियड इज द इंपॉर्टेंट टाइम, बिकॉज क्योंकि when you are preparing for the UPSC examination or the state PSC examination, so वहां जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस आप लोग सारी चीजें वहां पर पढ़ते होंगे, वो चीज हम बताते हैं। तो इन वैदिक पीरियड 1500 से 600 BC बिफोर क्राइस्ट था। इसमें क्या देखा गया? एग्रीकल्चर वॉज रेन फीड बट रेफरेंस टू स्मॉल स्केल इरिगेशन मेथड सच एज वेल्स एंड पॉन्ड्स अपीयर इन द टेक्स्ट लाइक द ऋग्वेदा। मतलब कि इस समय की जो कृषि थी मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित थी, यानी कंप्लीटली जो थी रेनफीड थी, यानी वर्षा पर आधारित थी। लेकिन कुछ सिंचाई विधियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में हमको देखने के लिए मिला भी। जो कुछ सिंचाई के जो हम लोग जो है ऋग्वेद में हमने देखा कि कुछ विधियों का भी उपयोग किया जा रहा था, तो इट विल बी इंपॉर्टेंट देयर।
अर्ली किंग्स इनकरेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और जो अर्ली इस काल में जो है जल संग्रहण के लिए तालाबों और छोटे जलाशयों का भी निर्माण किया जाता था। ये अर्ली जो किंग्स थे उनके द्वारा ये सारी चीजें की जाती थी, मतलब छोटे टैंक बना लेगा ड्राई सीजन के लिए, और जो छोटे जलाशय तालाब जिसमें पानी को इकट्ठा करके रखना, जैसे गर्मी वगैरह का जो सीजन आता है उस वजह से। तो वैदिक पीरियड में इसका इंपॉर्टेंट रोल। तो एंशियंट पीरियड एंड वैदिक पीरियड आर द इंपॉर्टेंट पीरियड। फिर उसके बाद मेडाइवल पीरियड की बात आती है। देखिए एंशियंट पीरियड और जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड ऑल द कंप्लीट। ओके, उसमें हमने सारी चीज देखा। फिर मेडाइवल पीरियड की बात किया तो उसमें आया मौर्य एम्पायर जो 600 से 1700 सी, ओके, में हम लोग को सेंचुरीज में देखने के लिए मिला। तो इसमें मौर्यन एम्पायर आया। तो मौर्य ने क्या किया, 352 से लेकर के 185 बीसी तक का जो पीरियड था उसमें मौर्य थे। तो मौर्य ने क्या किया, किंग चंद्रगुप्त मौर्य एंड लेटर अशोका प्रमोटेड इरिगेशन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड लेक्स। इनने क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे, इनने प्रमोट किया इरिगेशन डेवलपमेंट को, जिसमें उनने क्या किया, डैम्स का निर्माण किया, लेक्स का निर्माण किया। तो उस समय भी देखिए डैम्स एंड लेक्स आर ऑल्सो देयर, वहां पर हमको देखने के लिए मिले। एंड द सुदर्शन लेक इन गुजरात बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, दिस पीरियड वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स। और इस कंडीशन में जो मौर्य एम्पायर था, देखिए सबसे पहले ये पूछ सकता है कि जो सुदर्शन लेक था ये कहां पर था, गुजरात में सबसे पहले बनाया। और बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर, और उसका समय का जो है हाथों से बनाया गया सबसे पहला जलाशय हुआ है ना, यानी कृत्रिम जलाशय था ये सुदर्शन लेक का, मौर्य एम्पायर में बनाया गया। फिर मौर्य के बाद आते हैं बेटा गुप्ता पीरियड। गुप्ता में 4th 6th सेंचुरी तक का जो टाइम था, इसमें गुप्ता पीरियड आया। इन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड टैंक्स। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया किसके थ्रू, और बनाया वहां कैनाल्स बनाए, टैंक्स बनाए फॉर द स्टोरिंग ऑफ वाटर, जो भी वाटर को स्टोर करने के लिए वहां पर दे हैव यूज द टेक्निक। फिर इंक्रीज्ड फोकस और कम्युनिटी मैनेज्ड वाटर स्ट्रक्चर्स, ओके। और उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, समुदाय आधारित जल संरचनाओं का जो प्रचलन था उसके अकॉर्डिंग बढ़ा। तो गुप्ता पीरियड में वो चीजें हुई। तो अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स जो है डेवलपमेंट होता गया, नए नए राजा आते गए, उन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होती गई। फिर आफ्टर द गुप्ता पीरियड चोला डायनेस्टी विल कम। तो चोला डायनेस्टी जो थी 9th से 13th सेंचुरी तक की थी। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया विथ किंग्स कंस्ट्रक्शन टैंक्स एंड इरिगेशन कैनाल्स। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वहां देखा गया कि दक्षिण भारत में जो है चोल शासकों ने सिंचाई चैनल और जलाशयों का भी निर्माण किया, बड़े बड़े सिंचाई चैनल। तो ज्यादातर अगर आप डैम्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ दक्षिण भारत में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, इफ यू आर वॉचिंग द मूवीज ऑफ साउथ तो वहां पर वो सारी चीजें दिखाते भी उन लोग डैम्स वगैरह, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलता भी है। कालानाई डैम है ना, ऑन द कावेरी रिवर बिल्ट द किंग करिकाला चोला इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फंक्शनिंग डैम्स। ओके, जो कल्लनई बांध है ना, ग्रैंड एंटिक एनिकट में जो एक कौन सा बांध है, कल्लनई, जो कावेरी नदी पर बना है, जो स्पेशली जो है कावेरी नदी पर इसको बिल्ड किया गया, कावेरी नदी पर इसको बनाया गया है, ठीक है। और दुनिया के सबसे पुराने चालू बांधों में से एक है, बोला है कि फंक्शनिंग जो डैम्स है उसमें से अभी भी जो है चालू है। चोला डायनेस्टी मतलब आज से 1000 साल पहले का जो डैम था आज भी वो जगह स्टार्ट है। तो मौर्य के बाद मौर्य लोगों ने भी डेवलपमेंट किया, गुप्ता ने भी डेवलपमेंट किया, चोला डायनेस्टी ऑल्सो डेवलप्ड। ओके, तो इसमें चोला डायनेस्टी के समय कावेरी रिवर में ये कल्लनाई डैम बना और सुदर्शन लेक बना, किसके समय में, सुदर्शन लेक बना मौर्य एम्पायर के समय में। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पायर आपको याद रखना है। फिर मुगल पीरियड आया। मुगल पीरियड आया 1526 से लेकर के 1707 सेंचुरी। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्शियन स्टाइल, ओके, इंट्रोडक्शन किया गया पर्शियन स्टाइल कनॉट्स अंडरग्राउंड कैनाल एंड लार्ज गार्डन विथ इंट्रिकेट वाटर चैनल्स। जब मुगल साम्राज्य है तो इस काल में जो है कनात, ये जो है कनात नाम का जो है भूमिगत नहरें बनाई गई, कनात बोलते थे उनको, जो भूमिगत नहरें बनाई गई थी उसको कनात नहरें भी हम लोगों ने कहा। जो कि क्या किया गया, सिंचाई प्रणालियों का उपयोग हुआ और इस कंडीशन में जो है जिसके हेल्प से लार्ज ग्रेडियन यानी बहुत फारसी सिंचाई प्रणालियों को इन लोगों ने उपयोग किया। जो फारसी सिंचाई प्रणाली थी इस कंडीशन में मुगल पीरियड में इनका यूज हुआ।
यूज ऑफ रिवर वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड बट लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट रिमेन लिमिटेड। सिंचाई के लिए जो है नदियों के पानी का प्रयोग बढ़ा, लेकिन जो है बड़े पैमाने पर परियोजनाएं इसमें सीमित रही। जो बड़े पैमाने पर जब परियोजनाएं बनाई गई तो सीमित तरीके से उनका यूज किया गया, बाकी जो है अच्छा खासा जो है डेवलपमेंट उस समय में किया गया था। ओके, तो पर्शियन स्टाइल कॉन्स बनाए गए, और जो है ये देखिए जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है आपको याद रखना, जैसे कॉन्स का निर्माण यहाँ पर हुआ, फिर जो डैम्स है, तो इस तरीके से ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको जो है रिमेंबर रखना है। बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन ऑफ मुगल पीरियड में क्या चीजें थी, है ना। तो ऑप्शन तो देगा, लेकिन आपको फिर उसमें से चीजों को कवर करके भी रखना। ओके, तो इस तरीके से भी डेवलपमेंट भी होता है। यूज ऑफ रिवर वाटर एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड, बट ये सारी चीजें मुगल एम्पायर में इसी है। फिर आता है देखो कॉलोनियल पीरियड, है ना, औपनिवेशिक काल बोलते हैं इसको, कॉलोनियल पीरियड, जिसमें या इसको मेडाइवल पीरियड के अंडर में भी ले सकते हैं। तो उसमें हमारा क्या था, ब्रिटिश राज था। कब से कब तक था ब्रिटिश राज, तो 1858 से लेकर के 1947 तक का जो पीरियड था उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश राज। बिकॉज ऑफ दैट इन दिस पीरियड हम लोग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर पे थे, है ना, और उस पीरियड में जो है 1947 तक जो है ब्रिटिश राज आया। तो ब्रिटिश राज ने जो है फिर बहुत नई नई चीजें लाई, और उनकी वजह से आज बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है इरिगेशन में। तो यहां पर देखिए क्या होता है, मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स कैनाल बेस्ड इरिगेशन टू सपोर्ट कैश क्रॉप कल्टीवेशन लाइक कॉटन, इंडिगो एंड ओपम। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज स्केल इरिगेशन कैनाल इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, ब्रिटिश शासन में क्या हुआ, इस काल में जो है सिंचाई का उपयोग मुख्य रूप से नहरों के माध्यम से किया जा रहा था, है ना, नहर वगैरह बनाए गए। इस काल में जो है कैनाल बेस्ड इरिगेशन किया गया, तो नहरों के माध्यम से इसमें जो है मुख्य रूप से इसको लाया गया। और फसलों में जैसे कपास और नील के उत्पादन के लिए किया गया। उनकी जो फसलें थी कपास और नील, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में ही उसकी खेती होती थी, और फिर जो नील होता था वो एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में, है ना। तो इंडिया में जो है प्रोडक्शन के लिए हमारे यहाँ की जो लैंड थी, इट इज कैपेबल फॉर द कॉटन एंड नील। ओके, कपास और नील जैसे पौधों के लिए हमारे यहाँ की जो कैपेबल लैंड थी, तो वहां पर क्या करते थे ब्रिटिश लोग आकर के प्रोडक्शन करते थे, और प्रोडक्शन करने के बाद वो यहां से फिर एक्सपोर्ट करते थे इन अदर कंट्री। तो इसलिए तो आते थे, व्यापार का मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ जो कपास था, कॉटन था, वो सारी चीजों को उन्होंने ले गया, तो वो इस वजह से जो चीजें हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज स्केल इरिगेशन कैनाल इन पंजाब, हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है इन लोगों ने इस इरिगेशन कैनाल्स बनाए, बड़े बड़े नहरें बनाए। तो ब्रिटिश राज का देखिए एक इंपॉर्टेंस भी है ना, कि उन लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी ला करके हमको दिया। नहीं तो हमारे यहाँ के लोग तो ऐसा था कि जो परंपरागत चीजें थी उसी पे डिपेंड थे, बाकी उन लोगों की वजह से हम लोगों को नई नई चीजें फिर मिला। की प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड थे इनमें जो की प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने लाया, अपर गंगा कैनाल कंप्लीटेड इन 1854। इसमें जो है ऊपरी गंगा नहर बनाई उन लोगों ने सबसे पहले, तो ये 1854 में इन लोगों ने की प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया। फिर बारी डोब कैनाल, ओके, बारी दोआब नहर बनाई उन लोगों ने 1878 में। तो की प्रोजेक्ट्स में जैसे अपर गंगा कैनाल आया, फिर बारी डोब कैनाल आया। द ब्रिटिश ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड डैम्स। ओके, इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश लोग थे इन लोगों ने डैम्स का भी, बांधों का, बड़े बड़े बांधों का भी निर्माण किया, सच एज द मैटूर डैम्स ऑन द कावेरी रिवर इन 1934। जो मैटूर डैम था ये 1934 में कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया, तो इसका आपको नाम याद रखना, मैटूर डैम। Okay, this all the highlighted points are the important for your examination. Okay, so first of all you should have to think about the points. Okay, the British has also constructed dams, है ना, जिसमें मैथ्यू डैम था इनके पीरियड में। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा इरिगेशन में, लाइक ब्रिटिश काल का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट था इनका पीरियड, बिकॉज ऑफ दैट नई नई टेक्नोलॉजीज दूसरे देश से आई। हमारे यहाँ के जब राजा महाराजा कर रहे थे तो अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम वो कैनाल्स बना रहे थे, नहरें बना रहे थे। बाकी जब ब्रिटिश आए तो उन लोगों ने नई नई चीजों का भी इन्वेंशन किया, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उन लोगों ने फिर नई नई चीजें लाई। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इरिगेशन, इफ यू टॉक अबाउट द इरिगेशन, तो while canal irrigation increased agriculture productivity, the focus on commercial crop lead to neglect of food grains. इसने बताया कि जो हालांकि जो नहर से सिंचाई से उत्पादन बढ़ा, ओके, लोकल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डिटीरियोरेटेड ड्यू टू ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पॉलिसीज। मतलब कि देखिए हालांकि इन लोगों ने क्या किया, नहर सिंचाई से उत्पादन बढ़ाया, जो नहर के थ्रू हम लोगों ने जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, बट क्या होता था, लेकिन जो खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा कई और स्थानीय जल प्रबंधन प्रणालियां उपेक्षित रही, जैसे तालाब वगैरह भी हम लोगों ने इसमें यूज किया, लाइक टैंक्स वगैरह जो है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है कमर्शियल क्रॉप्स को नेग्लेक्ट करा जो फूड ग्रेन्स के लिए, तो फिर हम लोगों ने तालाब वगैरह का निर्माण किया। तो ये इजीली चीजें हुई यहाँ पर। ओके,
तो ये जो है इन लोगों ने बताया कि इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ा कि उसमें फिर तालाबों वगैरह का भी निर्माण हुआ, तो ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पॉलिसीज भी उस समय में आई, तो इट विल बी इम्पैक्ट देयर ब्रिटिश साम्राज्य की। ओके, फिर आता है बेटा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कि 1947 के बाद। अब देखिए हमारा देश आजाद हो चुका है, 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका है। अब जो पीरियड आता है दैट इज द पीरियड ऑफ अ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड स्वतंत्रता बाद के जो काल है उसके बारे में। तो 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है, उसके बाद इरिगेशन में फिर बूम तरीके से जो है इन्वेंशन होते हैं और नई नई चीजें आती है। तो उसमें देखा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट emphasized लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट टू बूस्ट फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। ना स्वतंत्रता जो है उसके बाद में जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया गया। ओके, स्टेबलाइजमेंट ऑफ मतलब बड़े बड़े इसमें बांध बनाए गए और रूरल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया, फूड सिक्योरिटी और रूरल। तो इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर डैम सच एज भाखरा नागल डैम, हीराकुंडा डैम, नागार्जुन सागर डैम। तो इनमें फिर नई नई डैम्स का निर्माण किया गया फॉर द कंडीशन, है ना। अगर हमको ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है तो पानी को रोक करके हम लोग रखेंगे, सो वी कैन इजीली इरिगेट द थिंग्स। और इरिगेशन जब तक नहीं होगा, जब तक क्रॉप की प्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं होती, तो ये भी चीज थी। तो फिर उस समय जो है कंस्ट्रक्शन किया गया 1947 के बाद में जो है इन जो डैम्स हम लोग आजकल सुनते हैं। तो जो भाखरा नागल डैम है 1963 में इन्वेंट हुआ। कब? 1963, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल बाद देखा। तो ऑन द सुतलज रिवर, जो भाखरा नागल डैम था ये कहां पर था? सुतलज रिवर पे देखा गया। देन द हीराकुंड डैम ऑन द महानदी रिवर। ओके, महानदी रिवर पे हीराकुंड डैम देखा गया 1957 में, सन याद रखना है आपको। एंड नागार्जुन सागर डैम बनाया गया 1967 में ऑन द कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पे फिर नागार्जुन डैम भी इन लोगों ने बनाया। ओके, तो ये सारे डैम्स पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के थे। फिर आया बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, 1960 से 1970 का जो समय है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति का समय हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि हरित क्रांति की खोज फिर की गई थी, फिर हरित क्रांति लाया गया। तो उसमें जब हरित क्रांति लाया गया तो देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंडीशंस, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम लोग क्रॉप्स का यूज कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। तो उसमें वैन हमारा जो पीएम था, पीएम कौन था उस समय? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन लोग के द्वारा जो चीजें फिर की गई। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसमें क्या किया गया, द नीड ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन इंक्रीज्ड ऑस द कंट्री एडॉप्टेड हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज। मैंने यही बताया कि जो हरित क्रांति थी, उच्च उत्पादन वाली फसलों के कारण सिंचाई की फिर मांग भी बढ़ी। अगर हम लोग अच्छे उच्च उत्पादन कर रहे हैं, हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले जो चीजें लगाए, तो उसमें इरिगेशन अगर हम लोग ज्यादा करते थे तो जो तो इंक्रीजिंग द वेराइटी एंड क्रॉप्स क्वांटिटी, तो उसके लिए फिर हम लोगों को नीड पड़ी। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, एक्सपांशन ऑफ अ कैनाल नेटवर्क एंड ट्यूबवेल्स टू सपोर्ट इंटेंसिव फार्मिंग। फिर हम लोगों ने क्या किया उस समय, फिर कैनाल्स और नेटवर्क का बहुत बड़े पैमाने पर फिर कैनाल के नेटवर्क को फैलाया, ट्यूबवेल्स बनाना, ट्यूबवेल्स के बारे में लोगों को बताया, ट्यूबवेल्स बनाया और सपोर्ट किया इंटेंसिव फार्मिंग के लिए, इंटेंसिव रूप से फार्मिंग करने के लिए। फिर हम लोगों ने फिर क्या किया, जो रूरल लोग थे या जो भी नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे थे, उन लोगों को फिर हमने उस पर चीजें बताई कि आप लोग इस तरीके से जो है चीजों पर डिपेंड होकर के चीजों को कर सकते। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय पे बहुत बड़े पैमाने पर आपको देखने मिला कि कैनाल, बड़े बड़े कैनालों का निर्माण हुआ, ट्यूबवेल्स के। ओके, तो ये सारी चीजें हुई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन जब किया गया, ओके, तो इसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो विकेंद्रीकरण कहते हैं, सिंचाई प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। ओके, तो 1980 से 1990 का जो समय होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट पीरियड, इन विच एम्फेसाइज ऑन पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट लाइक पीआईएम। ओके, पीआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट प्रमोटिंग फार्मर मैनेज सिस्टम। ओके, उन लोगों ने क्या किया, पर जो किसान प्रबंधन प्रणाली का विकास किया उन्होंने, फार्मर मैनेजमेंट मतलब किसान का जो प्रबंधन का जो मैनेजमेंट है उसके सिस्टम पे बनाया। ओके, जिसमें पर जो इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट बनाकर किसानों को जो है समझाया चीजों को, और उनके लिए टेक्निक्स बनाई कि किस तरीके से आप इरिगेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो वो सारी टेक्निक्स का भी इसमें यूज किया गया। रिविज ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज revitalization of traditional system like tanks and community based on irrigation. Okay, revitalization of traditional system like tanks and community based irrigation
इन स्टेट लाइक तमिलनाडु एंड राजस्थान, है ना। तो क्या हुआ, जो पारंपरिक प्रणाली है, जैसे दक्षिण भारत के जो तालाब थे, लाइक साउथ इंडिया के जो तालाब थे, लाइक तमिलनाडु और राजस्थान में जो थे, उनको पुनर्जीवित करने के लिए जो है पहल शुरू फिर की गई। ओके, जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग प्रणाली का यूज कर रहे थे, तालाबों का यूज कर रहे थे, तो फिर उनको फिर रीओपन किया गया। ओके, रिवेटाइलाइजेशन होता है कि पुनः उसको जगाना या पुनः पुनः जीवित करना, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, फिर अकॉर्डिंग टू द ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने फिर वो तालाबों पर ध्यान देना बंद कर दिया, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल्स वी यूज्ड इन द इरिगेशन पर्पस से, तो फिर उनको फिर हमने बंद किया। एंड देन हम लोगों ने फिर इनको फिर पुनर्जीवित करने का काम किया, और इसके हेल्प से फिर हमने कैनाल्स का भी यूज किया, एंड कैनाल्स के साथ साथ हमने तालाबों का भी यूज किया फॉर द रिजर्विंग ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इरिगेशन मैनेजमेंट में 1980 से 1990 के समय के बीच में ये चीजें हुई। फिर आता है आपका मॉडर्न एरिया। ओके, मॉडर्न एरा। अब आता है आधुनिक समय, जो अभी का जो समय 1990 के बाद का। इस समय क्या हुआ, adoption of advanced irrigation technologies such as drip irrigation, sprinkler system, use of remote sensing, GIS and lot IoT for water management। फिर देखिए, अब जो आधुनिक पीरियड था उसमें देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट है कम्युनिटी टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो उस समय फिर मॉडर्न एरा में देखा गया, उन लोगों में जो है समय में क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया जो एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजीज थी, जो दूसरे देशों में यूज की जा रही थी बट हमारे यहाँ पर नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग तो अभी तक परंपरागत तरीके से जो है चीजें करने पे लगे थे। तो फिर हमारे देश में 1990s के बाद में जो है नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ, जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि अब बहुत बड़े पैमाने पर हमको इरिगेशन करना है, तो वी कैन इजीली डू द इरिगेशन विद द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, कम पानी में भी हम लोग जो है अच्छा खासा इरिगेशन कर सकते हैं, और जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को देखते हुए फिर हमने अडॉप्ट किया किसको, एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को, जिसमें ड्रिप इरिगेशन था, स्प्रिंकलर सिस्टम था, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, रिमोट सेंसिंग का भी यूज किया गया, GIS, IoT, ओके, और वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है फिर मैनेजमेंट भी कर सक रहे थे, और इजीली जो है जितना यूज था उसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। ओके, फिर इसके लिए ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लगाए, लाइक द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ओके, फिर प्रधानमंत्री की जो कृषि सिंचाई योजना थी, एम फॉर हर खेत को पानी। ओके, इसका जो एम था ये क्या था, हर खेत को पानी। देखिए ये पॉइंट आपको नोट करना है, बिकॉज दिस पॉइंट विल बी आस्क्ड ऑन इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। इसमें जो था गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसका जो एम था, ये हर खेत को पानी मिलना था। इसका जो एम था कि हर खेत को पानी मिले, तो इनने एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना बनाई कि जिसमें वाटर फॉर एवरी फील्ड, सभी को वाटर दिया एवरी फील्ड को। तो इस योजना का जो जो लाभ लेते थे उनको पूरे तरीके से फिर पानी दिया जाता था। फोकस ऑन सस्टेनेबल वाटर यूज एंड माइक्रो इरिगेशन टू एड्रेस वाटर स्कैरिसिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस। ओके, फोकस किया जा रहा था जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण के टिकाऊ तकनीकों पर जोर भी इसमें दिया जा रहा था। जल संरक्षण भी हो, क्योंकि भाई क्योंकि वी यूज द ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो इन फील्ड। तो भाई अगर हम लोग पूरा फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करेंगे तो फिर ड्रिंकिंग के लिए नहीं बचेगा या अदर यूजेस के लिए नहीं बचेंगे। तो इसके लिए फिर फोकस हुआ गया, फोकस करके सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। तो मॉडर्न एरा में जो हम लोग वी यूज द नाउ द वेरी एडवांस टेक्निक्स। ओके, ड्रिप इरिगेशन थोड़ी कॉस्टली है बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज है। अगर आपके पास कम वाटर सोर्सेज है और यू वांट टू डू बेटर irrigation practices in your field, so it is the very best techniques। ओके, तो इस तरीके से दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा वन बाय वन कि हिस्ट्री किस तरीके से थी, एंशिएंट पीरियड में किस तरीके से चीजें हुई, वैदिक पीरियड में क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर में फिर सुदर्शन लेक का निर्माण हुआ, गुप्ता पीरियड में जो है चीजें आई, नई नई चीजें, इन लोगों ने किस चीजों पर फोकस किया। चोला डायनेस्टी में कल्लनाई डैम बना कावेरी रिवर पे, मुगल में कनाट्स का यूज हुआ, अंडरग्राउंड कैनाल जो सब सरफेस ड्रेनेज इन लोग कर रहे थे उसमें भी यूज किया हमने। ब्रिटिश राज में पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास जैसी प्रेसिडेंसी में बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया है ना, और बड़े बड़े टैंक्स, फिर तालाबों का भी इसमें जो है निर्माण किया गया है ना। फिर भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंडा डैम, नागार्जुन डैम, सागर डैम जो थे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद में इनका निर्माण किया गया था। ग्रीन रिजोल्यूशन देखा गया, ग्रीन रिजोल्यूशन में 1960 से 1970 तक का समय था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट देखा गया, जिसमें पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के थ्रू प्रमोट किया जा रहा था किसको, फार्मर मैनेज सिस्टम को, है ना। फिर इसमें जो है रिविटलाइजेशन किया गया किसका, तालाबों का, कब 1980 से 1990 तक के समय में। फिर मॉडर्न एरा में जो है सबसे एडवांस टेक्निक्स का हम लोग यूज करने लगे,
और आज भी मोस्टली इन पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में जो इन टेक्निक्स का यूज करके जो बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं किसान, और बड़े पैमाने पर खेती करते हुए कम वाटर सोर्सेज में भी वो कर पा रहे हैं इसलिए। तो दिस इज द वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके, फॉर अस। एंड ये सारी चीजें आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से क्वेश्चन पूछता है और इसका जो मोटो था क्या, हर खेत को पानी, ये आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू कंसेप्ट। ओके।